वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के ऊपर। 29 अक्टूबर सैटरडे को वर्ल्ड स्ट्रोक डे था और उस पर काफ़ी स्ट्रोक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और डॉक्टर मारिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट, और इनसे हम पूछ रहे थे कि स्ट्रोक की कितनी टाइप्स हैं और किस किस किस्म का स्ट्रोक होता है, और उसमें और जो आपके थोड़ा सा टबैको की आप जो बात करी, इससे होता क्या है बेसिकली, वो एक्सप्लेन करें। बेसिकली तो दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। एक तो आपकी शरीयान जो फट जाती है, जिसको कॉमनली लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं, बिल्कुल। और दूसरा होता है जो कि ज़्यादा कॉमन वैरायटी है, वो ये होती है कि आपकी शरीयान नैरो हो जाती है और खून की रुकावट की वजह से जो आगे का टिश्यू है ब्रेन का, वो डैमेज हो जाता है। अब शरीयान के बंद होने की वजूहात जो हैं वो बहुत हैं, और टोबैको या तंबाकू जो है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो वेसल्स की वॉल को थिक करता जाता है। आपके अंदर टोबैको की समझे कि एक तरह से डैमेज होती रहती है और वेसल उसकी वजह से नैरो होता रहता है। और जब नैरो होता है तो ऑब्वियसली खून की रुकावट होती है पहुंचने में, और उसकी वजह से फालिज होते हैं। ठीक है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी इसी तरीके से स्ट्रोक स्ट्रेस भी इसमें आया जाता है। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत अहम है। स्ट्रोक का बहुत ज्यादा रिलेशन है। एग्जैक्टली और ये एक ऐसी चीज है जिसमें एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि किस तरह से स्ट्रोक हो रहा है, मगर रिलेशनशिप डेफिनेटली मौजूद है। और स्ट्रेस लेने से काफी हद तक डेथ्स भी हो जाती हैं। और स्ट्रेस लेने से दूसरे फैक्टर्स आपके बहुत मुतासिर होते हैं। मसलन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो आपको कनेक्ट करेगा वहीं से। उसी स्ट्रिंग्स है ना, वो तो जाहिर है, वो तो मिलेंगे। जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, स्ट्रेस होगा तो आपको बहुत सी और चीजें हो सकती हैं। आप खाना मीठा ज्यादा खाने लग जाते हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है। तो आप देखिए ना, हर चीज का एक कनेक्शन है, और फिर आपको स्ट्रोक सबसे बड़ी बात वो हो जाए। अच्छा, इसको डायग्नोसिस कैसे होते हैं मुझे बताएं। डायग्नोसिस का ये है कि एक तो सिम्टम्स पेशेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको शिकायत क्या है। तो जो कॉमनली जो हैं शिकायत, वो ये होती हैं कि आपकी जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, एक हाथ या एक पैर, या आपका चेहरा टेढ़ा हो गया, या आपका बैलेंस आउट हो गया, आपको चलने में दुश्वारी हो रही है। स्लर्ड स्पीच या जबान में लुकनत जिसको कहते हैं, वो आ जाती है लोगों को, लड़खड़ाना, वो बहुत कॉमनली देखी जाती है स्ट्रोक के अंदर। या एक आंख से आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इस नौयत के सिम्टम्स होते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर ये सिम्टम्स वक्ती तौर पे हुए, समझे आपको 10 मिनट के लिए हुए या 15 मिनट के लिए हुए, वो ज़्यादा बहुत अहम है कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो समझे कि एक आपको वार्निंग मिल रही है, अल्लाह की तरफ से एक अलामत है कि आपको ये चीज हो रही है। और मारिया, किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? कोई इसमें बुखार या ऐसी चीज नहीं? फीवर नहीं होता, पेन नहीं होता, ठीक है, वही हमने वो समथिंग जो कि हार्ट डिजीज इसलिए इतनी जल्दी पिकअप हो जाती है क्योंकि पेन होता है लोगों को। तो बिल्कुल सही कह रही हैं। जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं फौरन। स्ट्रोक के ऐसे नहीं होते। अगर थोड़ी सी आपको लुकनत आ भी गई, आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि ठीक हो जाएगी, हाथ सो गया या ऐसे हो गया कि अच्छा जी चलिए, कोई थकन हो गई होगी। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको फालिज हो जाए तो फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे के असरात बहुत। अच्छा, क्या मारिया ब्रेन ट्यूमर के भी इसके साथ कोई है? स्ट्रोक से रिलेशन नहीं है, मगर अगर आपके हल्के हल्के सर में दर्द हो रहा है हर वक्त, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको एकदम से चक्कर आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक लोगों को हो जाते हैं। जो नए अगर किसी भी नौयत का आपको नया दर्द शुरू हुआ है, ठीक है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हेडेक्स में कॉमनेस्ट तो माइग्रेन ही है, जो कि इतना सीरियस हेडेक नहीं है। मगर अगर आपको कोई नई तरह का दर्द शुरू हुआ है और शिद्दत के साथ शुरू हुआ है, या सुबह आप उठे हैं और उस वक्त आपको दर्द हो रही है, तो वो सीरियस सिम्टम्स हैं। अच्छा, और उनको मुझे एक बात बताओ, हमारे सिटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, मेडिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा, ये किन किन स्टेजेस के लिए है? मेडिकल हिस्ट्री तो अप फ्रंट सबसे पहले सबसे अहम, और उसकी बेसिस के ऊपर ही आप एडवाइस करते हैं कि क्या स्कैन कराया जाए। CT और MRI ब्लड टेस्ट का एज सच कोई रोल नहीं है, मतलब रिस्क फैक्टर्स असेसमेंट में है कि शुगर है आपको या नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं, तो आपने कराना है। मगर डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेन की इमेजिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो CT हो चाहे वो MRI हो। CT जो है वो हेमरेजेस के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और CT का एक लिमिटेशन ये होती है कि जो दूसरी वैरायटी है स्ट्रोक की, जो शरीयान बंद होने की वजह से होता है, CT इतनी जल्दी उसको पिक नहीं करता। तो जैसे अगर आपको अभी स्ट्रोक हुआ है तो 4-6 घंटे लगेंगे CT के ऊपर आने में। इसी पे मैं एक एडिशन जरूर करना चाहूंगी
कि बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोगों को कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि आपने कहा ना कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है या उनके हाथ हो रहे हैं, अगर उनको आप एडवाइस करें या आप उनको सजेस्ट करें या आपको डॉक्टर सजेस्ट करें कि आप एमआरआई करा लें या आप सिटी करा लें, वो वाला कौन सा होता है जो आप एक चीज़ में एक दोनों में ग्रेव होता है की तरह से एमआरआई एक्चुअली लंबा होता है। ट्रस्ट मी, बहुत से लोग हैं जो बैक ऑफ कर जाते हैं, वो कहते नहीं हमने नहीं करवाना। मेरे अपनी फैमिली में ये चीज़ हुई है कि नहीं कराना, वो डर लग गया कि नहीं जी मैं नहीं हो सकता है। मगर ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब वाकई मतलब मैं इतनी जो इधर बैठ के बहुत बन रही हूँ बोल्ड, लेकिन मुझे भी अगर कोई बोले एक सेकंड के लिए तो मुझे भी डर लगेगा कि मुझे उस चीज़ के, लेकिन ये भी हम नहीं सोचते कि इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक एमआरआई या एक सिटी स्कैन से थोड़ी देर की आप घबराहट बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, इससे बेहतर है। ये इस पर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर पे भी बात की कि ब्रेस्ट कैंसर को लोग इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी ये शर्म की बात है या ये चीज़ है। इसी तरह लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सिटी स्कैन नहीं जाते कराने या जो भी। एक कॉल लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रा हमारे इस पे बात करें कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि वो उनको आपने सजेस्ट किया और वो कहें कि नहीं जी हम नहीं करवा रहे। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं और फिर ऑप्शंस भी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं कि वो एक बंद टनल के अंदर जाने में उनको इतनी घबराहट होती है कि वो लेट नहीं सकते। एमआरआई एक्चुअली थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट का सीक्वेंस होता है। सीटी इज़ फास्टर, सीटी सेकंड्स में हो जाता है। तो एक लेकिन होता एक ही प्रोसीजर है, वो इसी तरह सा वो सारा होता है। मगर ये कि सीटी के अंदर ऐसा वो टनल वाली इतनी फीलिंग नहीं आती। मगर ओपन एमआरआईज भी अवेलेबल हैं कुछ जगहों पे, देयर फ्यू, मगर कराची में भी हैं कुछ ओपन एमआरआईज की जगह हैं अवेलेबल जहाँ पे आपको इतनी वो फीलिंग ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होती कि आप बंद, जो एक जगह से वहशत होती है कुछ लोगों को, वो फीलिंग नहीं आती। ठीक है, सो दोज आर ऑल्टरनेटिव्स। मगर समझने की बात ये है कि स्कैन के बगैर देयर इज नो वे फॉरवर्ड। हम क्या करेंगे अगर हमें पता ही नहीं कि क्या है, तो हम क्या ट्रीट करेंगे? अच्छा मुझे बताओ मारिया, कि आपने किसी को सजेस्ट किया हो, आपके सामने कोई ऐसा केस हुआ है कि आपने किसी को सजेस्ट किया कि आप एमआरआई करा लो या आप सिटी स्कैन करा लो और वो नहीं कराता और उसके बाद उसको अटैक होता है इसका? ऐसा हुआ है, मतलब लोग आते हैं कॉमनली एंड देन दे डिसअपीयर फ्रॉम द क्लिनिक। यानी आपके पास आए, आपने कहा कि ये तो सीरियस है, आपको कराना है, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ आई थिंक एक और मेजर इशू जो हम इतना ऑब्वियसली नहीं कंसिडर करते वो ये कि कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट। कॉस्ट, मैं भी यही बोलना थी, एक्सपेंसिव इतना है कि लोग कहते हैं ना ही कराओ, इससे बेहतर कैसे कराएंगे, कौन करा, और ये करा लेंगे तो दवाइयों का खर्चा कहाँ से गया, तो जैसे चल रहा है चलने दो। ये एक बहुत अलमिया है, फैक्टर है हमारे, पता नहीं कब ये चीज़ें सही होंगी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि कितने लोग ब्रेस्ट कैंसर की यही बात कर रहे थे कि हम कि एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं और ये सोच के कि जी अब कैसे इसका इलाज होगा। तो ऐसा कुछ हमारे आखान यूनिवर्सिटी से कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते विदिन द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल? यस, कुछ पेशेंट्स हैं वेलफेयर के ऊपर जिनको कुछ कम हो जाती है कॉस्ट एमआरआई की। बाकी ये कि अब शहर के अंदर, कराची की मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे और ज़्यादा बाकी शहरों का इतना आइडिया नहीं है, मगर कराची के अंदर अब कुछ सस्ते स्कैनर्स भी आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? थेरेपी, मेडिकेशन, सर्जरी एट्सेट्रा। पाकिस्तान में कितने यूनिट्स हैं? ओके, थेरेपी की जहाँ तक बात है, जो शरियान बंद हो जाने वाला फालिज है, ये बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि एक ऐसा इंजेक्शन मौजूद है जो कि आप 4.5 घंटे के अंदर दे के और आप शरियान को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा भी वेस्ट में और बहुत कुछ हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक वो टेक्नोलॉजीज नहीं पहुंची हैं, ठीक है। मगर वो जो इंजेक्शंस हैं ब्लड वेसल्स बेसिकली खोलने के लिए, वो आप इंजेक्शंस अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है तो फिर आप हम दे सकते हैं, मगर उसके ऑब्वियसली हमें देखना पड़ता है क्योंकि उसका रिस्क होता है हेमरेज का, ऐसे में तो फिर हमें ज़रा वे करना पड़ता है। उसके अलावा फिर एक दफ़ा फालिज हो जाए तो दोबारा फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है।
तो बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो टारगेटेड होती है दूसरा स्ट्रोक प्रिवेंट करने में। सही। तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, ब्लड थिनर्स हैं जिसमें एस्पिरिन है, अदर ब्लड थिनर्स हैं, और फिर दूसरे रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, स्मोकिंग हैज़ टू गो, तंबाकू ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो फालिज की वजह से अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी अगले 6 से 9 माह में एक्सपेक्टेड होती है, और जितनी फिजिकल थेरेपी जल्दी कराई जाए और अच्छी कराई जाए उतने चांसेस रिकवरी के अच्छे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक बंदे को स्ट्रोक हो गया है, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है उसके लिए या नहीं? जो डैमेज ब्रेन को हो गया होता है वो किसी दवा से रिकवर नहीं होता, वो सिर्फ फिजिकल थेरेपी से रिकवर होता है। ठीक है, ये अहम है बहुत ज़्यादा समझना। अगर आपकी एक साइड कमज़ोर हो गई है तो उसकी फिजिकल थेरेपी बहुत ज़रूरी है, वरना बाजू सख्त हो जाएंगे, मूवमेंट और लिमिट हो जाएगी, वो मूव ही नहीं करेगा। बिल्कुल, तो वो फिजिकल थेरेपी एक एस्पेक्ट है। दूसरी एक चीज़ होती है जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, यानी उसका टारगेट ये होता है कि बंदा अपने काम खुद कर सके, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई स्पेशल स्ट्रोक यूनिट्स हैं? बहुत कम, कुछ बड़े अस्पतालों में मौजूद हैं। आगा खान में है स्ट्रोक यूनिट, बराबर में लियाकत नेशनल में है, एक आध और बड़ी हॉस्पिटल्स एक ही यूके में। मगर आप सोचें तो स्ट्रोक का बर्डन इतना है, और एक स्ट्रोक यूनिट जिसमें 5 मरीज या हद से 10 मरीज होंगे, वो कितने लोगों को केटर कर सकता है। एक कॉल है हमारे साथ, मारिए थोड़ा, मैं आपको रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, आज चूंकि आप स्ट्रोक के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं जी, और मैं स्ट्रोक को ही फोकस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में और हमारे यहाँ जो इसकी सबसे ज्यादा अंडरलाइन कॉज है वो है हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर का हाई होना। और उसमें अमूमन बाज़ लोग जो आते हैं वो बिल्कुल इंसिडेंटली आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका कब से जो था वो हाई ब्लड प्रेशर रह रहा था। तो अगर हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ एज के ग्रुप के लोग हैं, अगर वो अपना पीरियोडिकल चेकअप कराते रहें तो उनको सब पता लग सकता है कि वेदर दे आर हाइपरटेंसिव, बिल्कुल हाइपरलिपिडीमिया, ये तमाम चीजें अगर वो स्क्रूटनी होती रहे तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्ट्रोक के लिए देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है कि अगर उसको बर वक्त ट्रीटमेंट मिल जाए। अगर कोई भी क्लॉट है या हेमरेज है तो अगर आप उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दें तो उसके जो भी पार्ट अफेक्टेड हुआ है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उसके जो चांसेस होते हैं उसमें रिकवरी के और जो वीकनेस होती है वो तो थोड़ी रेजिडुअल रह जाती है कुछ अरसे तक, लेकिन काफी हद तक बेहतर हो सकता है। तो हमारे यहाँ लोगों को इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सोचते ही नहीं कि क्यों हुआ है ऐसा। बिल्कुल फौरी तौर पे डॉक्टर को और कंसल्टेंट के साथ साथ उसको जो पेशेंट होता है उसको आप फौरन ही मूव करें हॉस्पिटल के अंदर। मैनेजमेंट अगर अच्छा मिल गया उसको बर वक्त तो स्ट्रोक के बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं और रिकवरी फेज में जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। और आखिर में कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि जितने भी हमारे यहाँ के 40 या 35 क्रॉस करते हैं उनको अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि वो तमाम चीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि ये चीज़ें तो हम वैसे ही डिस्कस हाई ब्लड प्रेशर का जो इशू इन्होंने रेज किया है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों का जब हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है वो समझते हैं कि बस एक दफ़ा दवा ले ली और फिर अब जब होगा तो लेंगे। हालांकि ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको सारी उम्र हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो आई थिंक आपको रेगुलर बेसिस पे दवाई लेनी चाहिए और उसका परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से तो कितनी दफ़ा मैंने देखा है ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं आपको, क्योंकि आपको एक गुस्सा आना भी एक चीज़ जो है, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर के अंदर स्ट्रेस है। आपको गुस्सा ज्यादा है, आपके कहते हैं ना वो, आप गुस्सा है तो आपकी दिमाग की नस फट सकती है, ये मजाक